अब तो बेयर मार्केट में। अच्छा, ठीक है? ऑफिशियली भाई ये तो बेयर मार्केट 10 के बाद से ही बेयर मार्केट होता है। इंडिया में हम जियो के साथ काम कर रहे हैं, टाटा के साथ काम कर रहे हैं, तारक मेहता के साथ काम करे, और जितने भी, मैं पॉलीगॉन में टेक्निकल 3 महीने था। 3 महीनों में मैंने इंडिया के जितने जायंट्स थे सबके साथ मीटिंग की थी। एंड वी कंट्रोल अराउंड 2% ऑफ द बिटकॉइन नेटवर्क हैश रेट। तो आपको क्या लगता है, सही में बाइनेंस विंटरम्यूट इसके पीछे थे 10 अक्टूबर के पीछे की? टेक्निकली जितना अभी तक मैंने देखा, मेजरली अगर आप बड़े पैसे मैनेज कर रहे हो तो 2 ही तरीके से हो सकते हैं। या तो योर मनी इज वर्किंग फॉर यू इन द लेंडिंग एंड बोरोइंग, और सम फंडिंग रेट आर्बिट्राज ऑल्सो, और सेकंड ऑप्शन इज योर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स। देन काइबर गॉट हैक, काइबर का जो डेक्स था वो हैक हो गया था, एंड देन वी हैड अ चॉइस कि हम यूजर्स को रिफंड करें कि इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी प्रोजेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट रेस करने आता है आपके पास, तो ऐसे कौन से 3 रेड फ्लैग है जो आप देखते हो कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में, EI या क्रिप्टो वाले में? 99% of the tokens में is a inflated bomb. ओके And 1% of the token which exist in the market is either widely accepted, like हेलो एवरीवन, वेलकम टू यक्षवाणी। आज हमारे साथ बहुत ही एक्साइटिंग पर्सन है जिन्होंने क्रिप्टो वीसी की दुनिया एज अ फाउंडर्स के साथ और एज अ इन्वेस्टर भी देखी हुई है। मैं बात कर रहा हूं साइफर कैपिटल के इन्वेस्टर डायरेक्टर हर्ष अग्रवाल की। हर्ष भाई, वेलकम टू यक्षवाणी। thank you bhai, thank you for invitation. तो आज बहुत सारी बातें करेंगे कि वीसी वर्ल्ड में क्या चल रहा होता है, आप लोग कैसे प्रोजेक्ट्स देखते हो, आप कैसे इसमें आए, और रिटेलर्स क्या गलती करते हैं, फाउंडर्स में आप क्या देखते हो। पर उसको शुरू करने से पहले समझते आप यहाँ कैसे पहुंचे, या सबसे पहले क्रिप्टो वेब3 आपकी लाइफ में कैसे आया? Sure. तो ब्रो, लास्ट 10 साल पहले की बात है, लाइक 16 हाँ 2015, Okay. very specific 2015 last quarter. I did my high school and I was exploring university. So at the time I was looking into Bitcoin mining because I was doing extensive research. So I got to know about something called Bitcoin. ओके Then I had few lakhs that time with me, and I purchased few Bitcoins. अच्छा And coming from a Baniya family, Marwadi family, so business is always in our blood. Like now I have invested money, now how to make more of it. That time there was nothing called DeFi or something where you keep your Bitcoin stakes and is getting you yield. That time was there was gambling websites, there was some small lending and borrowing via PayPal, and just Bitcoin mining. Then I भाई हिंदी चलेगा? हाँ क्योंकि अपनी ठीक है, ऑडियंस ज्यादा हाँ, हिंदी में ठीक है, कनेक्ट ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने बिटकॉइन माइनिंग के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। टेक्निकली उस टाइम पे जियो नहीं आया था इंडिया पे, सो इंडिया का वो वेब डिजिटल बूम भी नहीं था। मतलब जियो 2016 में आया, आई एम वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि मैंने फिर जब बिटकॉइन माइनिंग की मशीन सेटअप की थी तो वो इंटरनेट कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था। हाँ तो I was using my home Wi-Fi and I was started few cloud mining in 2015. तो उससे मुझे समझ में आया कि यह बिटकॉइन माइन कैसे होता है, ब्लॉकचेन क्या है नहीं है, एंड देन ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि और भी लोग जो काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में वो कैसे कर रहे हैं और क्या ROI है इस बिजनेस का, कैसे मशीन्स आती है, क्या होता है। तो 3-4-6 महीने लगे। ओके उस टाइम पे फेसबुक बहुत टॉप पे होता था, फेसबुक पे रिसर्च करना, रेडिट पे रिसर्च करना, एंड ये वो टाइम है जब ऑर्कुट चला गया था एज अ सोशल मीडिया एंड फेसबुक मेजरली डोमिनेट कर रहा था। तो मैं कीवर्ड्स यूज करके रिसर्च करता था, अच्छा लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ब्लॉकचेन, माइनिंग मशीन। आई स्टार्टेड विद Antminer S5। ओके तो उसमें बिटमेन ब्रांड है उनका था, अभी भी है, बिटमेन लार्जेस्ट माइनिंग ब्रांड है बिटकॉइन में। तो उस वजह से रिसर्च के बाद से मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो समझ आया कि इंडस्ट्री कैसे करती है, आप कहाँ से इक्विपमेंट सोर्स कर सकते हो। इक्विपमेंट सोर्स करने का तरीका मेजरली पता चला कि अलीबाबा से इंपोर्ट कर लो। तो आई ट्राइड, 1-2 मशीन्स मंगाई, कुछ लैक्स की आई थी मशीन्स। तो आई स्टार्टेड माइनिंग करते करते सेटअप करते हुए 2016 Q1 तक पहुंच गए थे हम, और मेरे पास कुछ बिटकॉइंस भी थे जो मैंने परचेज किए थे। ओके और इवेंचुअली माइनिंग से मैं डेली के अराउंड 2000 to 3000 INR
प्रॉफिट बना रहा था. अरे नाइस. जस्ट स्कूल से निकला and in a month or so before going to college I was making already 1 lakh per month just from mining. Then I started scaling up. The same year I scaled by 10 times. So वो 3,000 दिन के 40,000 बन गए थे. अच्छा, मशीन्स बढ़ा दिए. मशीन्स बढ़ा दी और बहुत सारे प्राइस अप्रिशिएशन भी हो गए. तो मैं क्या हाँ. करता था, मैं उसको सेल नहीं करता था, मैं होल्ड करता था. और कभी प्राइस ऊपर गया तो सेल किया, नहीं गया तो. और Q3 तक पहुंचते ICO बूम भी आने लगा था. ICO साइकिल स्टार्ट हो गया था. ओके. ICO साइकिल 2016 Q3 से लेके 2017 एंड December 19 टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि उस दिन मैंने अपने बिटकॉइन बेचे थे समथिंग 18,000 19,000 का. मुझे अभी भी याद है, हाई गया था 19,600 समथिंग 2017 19 दिसंबर. तो 2016 पे आते लाइक मैंने ICO में पैसे कुछ डालने स्टार्ट कर दिए. कुछ बिटकॉइंस के साथ प्ले करता था, कहीं लेंडिंग बोरोइंग पे, कोई पेपैल वाले भी चीज़ों पे. साथ जब मार्केट टॉप पे जाती थी तो सेल करता था, मार्केट नीचे आती तो बाय कर लेता था. ओके. तो ये चीज़ चलता रहा. फिर ICO साइकिल पे आया, उस टाइम पे बहुत अच्छे पैसे बने. एक BitConnect करके आया था, उसमें बहुत सारे पैसे बने भी और बहुत सारे पैसे गवाए भी, क्योंकि उस टाइम पे वो MLM एंड पॉन्जी था. बट फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी की हुई थी. बहुत सारी चेन्स आई थी, नियो चेन आई थी, देन वेव, बहुत सारे कॉइन्स आए थे. अभी तो नाम भी याद नहीं है, बट बहुत सारे में इन्वेस्ट भी किया. बट हाँ, मेजर पोर्टफोलियो बिटकॉइन था. 80 to 70% बिटकॉइन पोर्टफोलियो था. फिर 2017 अच्छा रहा. 2018 जनवरी में BitConnect क्रैश हुआ, मार्केट क्रैश हुआ. BitConnect से ही मार्केट पूरा क्रैश होना स्टार्ट हुआ था. 15 जनवरी की बात है, 15 जनवरी या 16 जनवरी की बात है. उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ तो बिटकॉइन 19 18 16 से फेब तक 10,000 या $9,000 आ गया था. ओके. INR में मैंने कभी ट्रैक ही नहीं किया, तो मेरे को INR के रेट्स एकदम भी पता नहीं है. मुझे डॉलर्स की रेट पता है. तो $10,000 के आसपास आ गया था. फिर ओवर द पीरियड पूरे साल में 2018 के एंड तक 6,000 7,000 पे स्टेबल हो गया. 2019 में भी वही 6-7,000, वो 10,000 की एक दो बार फ्लिप आया तो 10,000 क्रॉस नहीं किया था कभी फिर. बट पैरेलली मैं CA कर रहा था एंड CFA भी कर रहा था, क्योंकि 2018 के एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि नहीं, डिग्री लेनी चाहिए लाइफ में. मतलब पैसे ठीक है ऑटोमेट हो चुके थे. हाँ, वो दिन वो चल रहे थे दिन के 2,000 3,000 4,000 2,000 3,000 4,000 वो आ रहे थे. मतलब जो एक उस टाइम पे इंडिया के CA की सैलरी होती थी, वो सैलरी बिना कुछ की वो बन रही थी, क्योंकि चीज़ें उतनी इन्वेस्टमेंट भी हो गई थी और ये चल रही थी. बट एट अ पॉइंट मुझे लगा कि नहीं, डिग्री लेनी चाहिए और इस डिग्री को मैं आगे भी यूज़ करूँगा. तो मैंने CA CFA दोनों करना CA तो मैं कर ही रहा था 2016 से CFA भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि CFA उस टाइम पे कोर ऑफ फाइनेंस बोलते थे. तो पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी, इंटर्नशिप्स कंटिन्यू चल रही थी, बिजनेस कंटिन्यू चल रहा था. 2018 सही गया, 2019 स्लो हो गया. 2020 में डिग्री आ गई, कोविड भी हुआ तो प्राइस अप्रिशिएशन हुआ तो और एक्टिव हो गया. 2019 में उतने एक्टिव नहीं थे, बस चल रहा था. हाँ, चीजें चल रही थी, हो रहा है, ऑटोमेशन पे चल रही चीजें. 2020 में हाइपर एक्टिव हो गए, डिग्री भी आ गई थी और मार्केट भी एक्टिव हो गया था. बहुत ज्यादा. हाँ, सुपर एक्टिव हो गया था. हर दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप आ रहे, हर दिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे. तो 2020 में मैं फिर JP Morgan में इन्वेस्टमेंट टीम में ज्वाइन किया. एंड जैसे ही ज्वाइन किया उसके बाद से ब्लॉकचेन इंटरनली रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू इन्वेस्टमेंट टीम्स. देन वहाँ पे एक ब्लॉकचेन की आर्म थी जिसको ONX बोलते हैं. आई थिंक उन्होंने फिर से रीब्रांड किया है, किसी और नाम पे गए. तो उनके साथ बात करना, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना, लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि मुझे 4 साल तब तक हो गए थे एंड अच्छा खासा मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज भी कर रहा था और मेरा बिजनेस माइनिंग बिजनेस भी ऑन था. तो 2020 के बाद से मैंने बिटकॉइन माइनिंग बिजनेस स्केल नहीं किया. जब तक मशीन्स प्रॉफिटेबल थी तब तक मैंने मशीन्स को रन किया, उसके बाद मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया. तो कोविड आ गया था, JP Morgan में था. फिर मेरे फॉरेन ट्रिप्स स्टार्ट हुए, सिंगापुर एंड वियतनाम. पहले तो सिंगापुर स्टार्ट हुआ कोविड ख़त्म होने के बाद, बट मैं फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करने लग गया था. मैं पहले भी करता था बट वो सिर्फ माइनिंग साइड पे, बट प्रोजेक्ट साइड पे 2020 Q3 के बाद से बेसिकली आप सब जो स्टार्ट हो गया था. फिर JP Morgan में 1-1.5 साल के आसपास काम किया. देन वो बहुत इंस्टीट्यूशनल हो गया था चीज़ें एंड एक अलग मार्केट क्रिप्टो का आउटसाइड वर्ल्ड रेडी हो रहा था.
देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड, क्योंकि मेरे पास डिग्री भी थी, एक्सपीरियंस भी था, एंड कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था एज अ डिग्री होल्डर, क्योंकि उस टाइम मार्केट स्टार्ट था एंड आई हैड द Early. गुड अर्ली एंड गुड बहुत एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़, जब ये 5 साल में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि आईसीयू में पैसे कैसे बने, कितने लूज़ किए, क्यों लूज़ किए, क्या होता है डीफाई। उस समय डीफाई आया भी नहीं था, बट मैं ऑलरेडी लेंडिंग एंड बोरोइंग कर रहा था। तो हाँ फिर भाई, आपने जब बोला 17-18 में लैंडिंग बोरिंग, हाँ, बोला भाई अब लोग कर रहे हैं जो हाँ, आप 17-18 में कर तो रहे उस थे। टाइम पे पेपैल के थ्रू होता था। बट फिर डीफाई करके कुछ आया कि आप यील्ड के लिए पैसे डालो, सामने वाली पार्टी आपके पैसे को स्टेक करेगी, बोरो करेगी, तो फिर उसको हम डीफाई बोलने लगे। तो टेक्निकली कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड और फाइनेंसिंग साइड से अभी भी लिंक्ड हूँ अभी भी, बट उस टाइम पे भी क्या था कि लेंडिंग बोरो में ज़्यादा टचवुड फोकस था, क्योंकि वो दिख रहा है। आई ऑलवेज फॉलो अ फिलोसफी, व्हेन यू डोंट नो वेयर द यील्ड इज कमिंग फ्रॉम, देन यू आर द यील्ड। आज के दिन में अगर आप भी यूज कर रहे हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको पता है आपके पैसे वॉल्ट पे गए एंड सामने वाला बंदा बोरो कर रहा है, बीच का कट प्लेटफॉर्म ले रहा है एंड बाकी आप यील्ड ले रहे हो, वो आप वेरीफाई भी कर रहे हो, आपको पता है यील्ड कहाँ से आ रहा है। सामने वाला बंदा डिफॉल्ट किया तो आप उसके कोलेट्रल गए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेटर बॉट वो कोलेट्रल को सेल करेगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। यस, तो यू नो यील्ड इज कमिंग फ्रॉम आर्बिट्राज से भी कोई यील्ड कमा रहा है तो आपको पता है यील्ड कहाँ से आ रहा है। तो वो टेक्निकली जितना अभी तक मैंने देखा, मेजरली अगर आप बड़े पैसे मैनेज कर रहे हो तो दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो योर मनी इज वर्किंग फॉर यू इन द लेंडिंग एंड बोरोइंग और सम फंडिंग रेट आर्बिट्राज और सो, और सेकंड ऑप्शन इज यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स। ओके, एंड आई डोंट थिंक थर्ड ऑप्शन कुछ है ऐसा जिसमें आप अपने कैपिटल का ट्रैक भी कर सकते हो। टेक्निकली इट्स अ सेकंड लेंडिंग एंड बोरोइंग, मैंने एक सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट टेक्निकली हम इसको एसेट मैनेजमेंट बोलते हैं। एसेट मैनेजमेंट across different asset class, from low risk to high risk or medium risk, and then investments. When you do investments, it's complete risk, depends on the project और founder और किस industry और किस segment में आप invest कर रहे हो। तो 2021 to के end के आसपास I moved out from JP and joined Kyber. ओके, Kyber was the first DeFi platform. You know, DeFi start की, and Kyber advisor and one of the internal backer was Vitalik, founder of Ethereum. ओके, He supported his own team to build DeFi. Ethereum आ गया था, फिर Solana 2020 में आ गया था मार्केट में, बट जब वो DeFi बना था तो DeFi ऑलमोस्ट 2019 से वितालिक ने इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत चीज़ें आ गई थी। आई जॉइंड Kyber, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड इंक्यूबेशन। तब हम लोग उस टाइम पे 1 इंच इंक्यूबेट कर रहे थे। ओके, तो 1 इंच एग्रीगेटर है, एग्रीगेटर का काम क्या होता है, आपको बेस्ट रेट देना। मार्केट में जितने भी लिक्विड वॉल्ट से, पूल से जो भी एक्टिविटी हो रही है, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर रहे हो तो आपको बेस्ट रेट ला के देना। आज के दिन में Kyber भी एक एग्रीगेटर है, पैनकेक नहीं, काउस्वैप भी एग्रीगेटर है। तो Kyber ज्वाइन किया। Kyber में हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स पे इंक्यूबेशन किया। उस टाइम पे बहुत सारे पॉलीगॉन के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी इथेरियम के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया। अब तो है ही नहीं उनका नाम, बहुत प्रोजेक्ट्स का नाम ही नहीं, बट हमने अच्छा रिटर्न भी जनरेट किया था। उस टाइम पे NFT सीजन चल रहा था, गेमिंग सीजन चल रहा था, तो बहुत सारे हमारे टोकन 100x भी कहते, 10x 20x, तो है ही नहीं वो, बट हमने पैसा जनरेट किया था। वी ऑलवेज पॉजिटिव। 1 इंच में भी हमने अच्छा पैसा वो किया। देन हमने 2-3 स्टेबल कॉइन भी किया। टेक्निकली उस टाइम पे एक इंडिया का आज के दिन पॉपुलर एक्सचेंज है डेल्टा एक्सचेंज, तो हमने उसमें भी इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे। अच्छा, तो डेल्टा तब से चालू है? हाँ, 19 से 20 के आसपास से था वो। देन हमने रियल स्टेट टोकनाइजेशन की कंपनी जो आज के दिन भी अभी तक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है यूएस में, Rielt.co, उसमें भी इन्वेस्ट में। तो हमने कुछ मार्केट मेकर्स में भी इन्वेस्ट किया था। तो उस टाइम में हमने बहुत सारे इस टाइप के अर्ली अल्फा शॉर्ट टर्म एग्जिट वाले टोकन्स पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पब्लिक लॉन्च हो रहा है, TG हो रहा है, एंड यू मेड द मनी इन द फर्स्ट 6 मंथ। देन मेरी लास्ट इन्वेस्टमेंट थी Kyber से मीम लैंड में। मीम लैंड भी टेक्निकली अगर बोलो तो इस साइकिल का, जो भी साइकिल अगर बोलो तो इस साइकिल का फर्स्ट बाइनेंस प्रोजेक्ट लिस्ट हुआ था 2024 जनवरी में लिस्ट हुआ था मीम लैंड। उसके बाद से टेक्निकली वो साइकिल सीजन शुरू हो गया। तो मीम लैंड लास्ट इन्वेस्टमेंट था। देन Kyber गॉट हैक, Kyber का जो डेक्स था वो हैक हो गया था, एंड देन वी हैड अ चॉइस कि हम यूजर्स को रिफंड करें कि इन्वेस्टमेंट करें। तो आवर फाउंडर्स वर एथिकल,
and they decided to invest to refund all the users of the DEX from their own fund. तो अच्छा we decided कि yes let it go and उन्होंने फिर सारी इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिफंड अराउंड 100 मिलियन के आसपास का एक पता है 100-120 तो उन्होंने रिफंड किया फिर स्लो गए देन आई गॉट इनटू पॉलीगॉन ऑन अ नैरेटिव कि इंडिया में हम जियो के साथ काम कर रहे हैं टाटा के साथ काम कर रहे हैं तारक मेहता के साथ काम कर रहे हैं और जितने भी मैं पॉलीगॉन में टेक्निकल 3 महीने था 3 महीनों में मैंने इंडिया के जितने जायंट्स थे सबके साथ मीटिंग की थी अच्छा तो ऐश्वर्य भाई के साथ सो ही इज ऑल्सो सीए तो हमने सारी मीटिंग्स की एंड बहुत सारी चीज़ आगे बढ़ी तारक मेहता को अपना गेम स्किल लॉन्च करना था जियो का लास्ट ईयर अनाउंसमेंट आ गया अभी भी जियो कॉइन चल रहा है हाँ टाटा में हमने कुछ एक्सप्लोर किया था बट आई डोंट थिंक स्केल हुआ क्योंकि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम TCS टू एयर इंडिया टू तनिष्क बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर की बट मुझे लगता है 5 साल और लगेंगे टाटा को इस गेम में आने में कि देवल कि हमारा खुद का तो कोई नहीं टाटा न्यू के अंदर हमको ये करना 400 मैनेजर्स है 400 मैनेजर्स के ऊपर 40 VP उसके ऊपर 50 डायरेक्टर तो ये हायरार्की समझना करना वही 2-3 साल लग जाता है आराम से और ब्लॉकचेन में चीज़ें फास्ट घूमती है तो फिर 3-4 महीने में आई वाज लाइक कि आई डोंट थिंक आई शुड वेस्ट माय टाइम क्योंकि ये चीज़ें बहुत स्लो हो रही थी एंड मैंने पहले कभी इंडिया में काम नहीं किया था तो मुझे वो आइडिया नहीं था इंडियन बिजनेस वर्ल्ड कैसा काम करता था तो पॉलीगॉन का फोकस इंडियन सुप जायंट्स पे था हाँ अभी भी है ओके 6 दिन में अगर इंडिया में जब भी गवर्नमेंट बैक्ड स्टेबल कॉइन आएगा तो पॉलीगॉन कहीं ना कहीं उसमें लीड ही कर रहा होगा ओके तो फिर आई डिसाइडेड कि नहीं आई कैन गो बैक टू वेंचर 3 महीने में आई डिसाइडेड कि नहीं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी देन आई इमीडिएटली मूव्ड आउट एंड जॉइंड साइफर इन 2024 with my experience and the history I have created before and the profits we have made before. So I joined Cypher and technically my timing was right because 2023 end के बाद से 2024 अर्ली से दुबई started picking up. यस बहुत अर्ली मतलब आज जो दुबई है 2023 एंड में कुछ नहीं था क्रिप्टो में हाँ बस शुरू हो रहा था लाइक लोग रेडी थे बट 2024 में आई हैव मूव्ड देयर एंड आई हैव सीन द ग्रोथ उस टाइम पे दुबई में कुछ नहीं थे 2-4 ही क्रिप्टो कंपनीज थी इंडियन फाउंडर्स वाले लोग थे जिन्होंने पैसा बनाया था हाँ व्हेन आई केम एवरीवन स्टार्टेड मूविंग आउट दुबई से वो बिजनेस गवर्नमेंट ईज हो गई वारा अच्छे से वारा लोग वारा लाइक प्रॉपर्ली रेगुलेटेड तरीके से ऑपरेट करना स्टार्ट कर रहा था एक्सचेंजेस आ रहे थे बाइनेंस ऑलरेडी आ गया था उस टाइम पे दुबई पे बट वो ग्रो कर रहा था बायबिट भी आ गया था ग्रो कर रहा था OKX नहीं आया था तब तक और भी एक्सचेंजेस नहीं आज के दिन में दुबई में सारे एक्सचेंजेस का हेडक्वार्टर है यस कॉइनबेस का हेडक्वार्टर नहीं है बट कॉइनबेस के भी लोग हैं दुबई में यस यस तो दुबई का वो ग्रोथ मैंने देखा है एंड वर्किंग विद one of the largest Dubai crypto conglomerate from Phoenix and Cypher. I have seen all the growth and I have seen the adoption. Founders level पे, users level पे, industry level पे. तो वो कंटिन्यू किया है एडॉप्शन हमने बहुत सारे टोकन्स में इन्वेस्ट किया बहुत सारे फंडामेंटल ब्लॉकचेन्स पे इन्वेस्ट किया टेक्निकली जो साइकिल विनर्स थे हमने उनको बैक किया सोलाना को बैक किया सुई को बैक किया देन से को बैक किया और भी कुछ अच्छे चेंज को बैक किया जो लाइक समझ लो आप इसको बैक किया हमने फिर मैंने पॉलीगॉन को भी बैक किया साइफर आके अच्छा हमने इनको बैक किया बेरा चेन को बैक किया बट आई डोंट थिंक बेरा इज डूइंग गुड राइट नाउ देन हमने चेन वाइज और किसको हमने आई थिंक ये सारे इथेरियम छोड़ के टेक्निकली हम सारे चेन्स पे इथेरियम आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म छोड़ के हमने सारे चेन्स पे बैक किया बट हाँ बट द बेस्ट वाज सुई एंड सोलाना एंड से अपार्ट वाज से ओके बट द मेजर बेस्ट वाज सुई एंड सोलाना देन इन्फ्रा में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बैक किया एंड पीक को भी बैक किया गेमिंग AI चेन बोल लो आप उसको टेक्निकली अभी रोबोटिक्स के साइड उनका मूव है बट AI रोबोटिक्स बोल सकते हो देन बहुत सारे इंफ्रा एंड पेमेंट्स रिलेटेड स्टफ में भी हमने बैकिंग इथीना में हमने पैसे डाले तो जब मैं साइफर आया उसके बाद इन्वेस्टमेंट चल रही थी देन जब पॉलीगॉन से आया तो फिर पॉलीगॉन से बहुत सारे बिजनेस भी लेके आया ओके पॉलीगॉन के DeFi पूल्स देन पॉली मार्केट के बहुत सारे ऑपरेशंस तो मैंने अपनी टीम सेटअप की एंड हम साइफर से मैच करते वो एक्स्ट्रा था हाँ क्योंकि अगर DeFi का भी बैकग्राउंड था
माइनिंग बैकग्राउंड भी था, डीफाई बैकग्राउंड भी था, पॉलीगॉन में कुछ टाइम पे एक्सप्लोर भी किया, बट हाँ वो रिलेशनशिप जब आप जाते हो ना, रिलेशनशिप कंटिन्यू रहती है। 100%। तो फिर मैंने उनसे बिजनेस लेके आया, यहाँ पे अपनी टीम डाली, वो टीम पैरेलली चल रही थी एंड हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। डायनेमिक्स चेंज हो गया, पहले लोग प्री वेंचर करते थे, अब मेजरली लिक्विड करते हैं। हाँ, आज के दिन पे तो वीसीज उतने बचे ही नहीं है, बहुत जो ओजीज बचे हैं वो बचे हैं। हम इन्वेस्टमेंट अभी भी कर रहे हैं, अच्छा। मेजरली बट लिक्विड में कर रहे हैं, ओके और ऐसे एसेट क्लास पे कर रहे हैं जहाँ पे लिक्विडिटी कभी इशू नहीं हो, लिक्विडिटी कभी इशू नहीं हो। अभी तो हमारे मेजरली बिटकॉइन भी टेक्निकली जिस हिसाब का अभी मार्केट जा रहा है, हम तो बिटकॉइन में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिटकॉइन पे, हाइप पे, एंड ऑलरेडी हमारे पास बाकी टॉप ऑल्ट्स कॉइन है। 2 दिन पहले ही मैंने शायद आपकी ट्वीट पढ़ी कि हाँ हाइप एंड बिटकॉइन दीज आर टू लिक्विड, करेक्ट, चेंज माय माइंड इफ यू कैन। हाँ 100%। आई डोंट थिंक नो वन कैन चेंज माई माइंड यार। अपन उस दिन खाने जा रहे थे तब बिटकॉइन गिर रहा था, आप बोल रहे अच्छा है और एंट्री लो और एंट्री लो। तो हमने ली भी एंट्री, मैंने पर्सनली भी लिया, क्योंकि मेरा फिलॉसफी एक ही है, जो काम मैं फंड के लिए करता हूँ पहले वो मैं खुद के लिए करता हूँ। तो अगर मैं फंड से एंट्री ले रहा हूँ तो मैं पहले खुद के लिए भी ले रहा हूँ। सेल्फ बिलीफ है कि भाई अपना पैसा भी लगा सकते हैं। हाँ सेल्फ बिलीफ। तो यार बहुत क्रेजी जर्नी रही, मतलब बिटकॉइन माइनिंग इन हाँ। 15-16 वहां से लेके यहाँ तक, और इतनी बड़ी मतलब इंडस्ट्री को बहुत सारा आपने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया, सीखा, डीफाई ले लो। हाँ सीखा भी, खोया भी, दोबारा सीखा, दोबारा बनाया, खोया, दोबारा किया। तो ये कंटिन्यूस रोलर कोस्टर राइड रही है। तो अभी साइफर कैपिटल में मतलब वो होता है ना कि एज अ वीसी डे टू डे लाइफ क्या होती है, खाली रिसर्च या कैसे कैसे दिन जाता है आपका? तो रिसर्च तो अब क्या कोर ब्लड में हो गया है। क्यों कोर ब्लड में हो गया? क्योंकि हम क्रिप्टो ट्विटर यूज करते हैं, ठीक है। अब आप सुबह भी उठ रहे हो तो अब व्हाट्सएप के पहले जितना व्हाट्सएप पे टाइम कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा ट्विटर पे टाइम कंज्यूम करते हो। तो रिसर्च इनबिल्ट हो चुका है। देन अब तो एआई इतना इंटीग्रेट कर लिया हमने, मेरे एआई के सब्सक्रिप्शन अराउंड पर मंथ के $1000 के। अच्छा, क्योंकि एआई इतना इंटीग्रेशन है हमारे पास। अगर कुछ भी मैं रिसर्च करना, हर चीज़ हमने मास्टरी कर ली है, प्रॉम्प्ट वाइज भी। तो कुछ भी रिसर्च करना होता है तो विद इन एंड अलग, अगर कुछ बहुत हॉट टॉपिक हो रहा है, जैसे ये बीटीसी परसों गिर रहा था, क्यों गिर रहा था, हमने रात तक की आइडिया लगा लिया था, रात 4 बजे दुबई टाइम तक 100% हमें पता चल गया था सुबह 10 बजे तक कि ये IBIT से सेलिंग चल रही है, कॉइनबेस से मेजर सेल प्रेशर आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितने सारे फंड्स, क्या नैरेटिव है, मैक्रो में क्या नैरेटिव चल रहा है, मैक्रो। तो वो रिसर्च हमने बहुत रिफाइंड कर लिया है। हमारे पास कचरा न्यूज़ कम आती है, रिफाइंड न्यूज़ ज़्यादा आती है, क्योंकि हम ऑलरेडी एआई से रिसर्च कर रहे होते हैं। तो पहले तो क्रिप्टो ट्विटर सोर्स मटेरियल हो गया, देन एआई हर जगह इनेबल्ड है वेरिफिकेशन के लिए और फाइंड आउट करने के लिए। जब आप एआई को यूज़ कर रहे हो ना, तो एआई को आप अपना मॉडल मास्टर बना रहे हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप क्या काम करते हो। आज हमने अपना सारा वर्क स्पेस इंटीग्रेट किया हुआ है। तो एआई हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ता है, हमारे इन्वेस्टमेंट कमेटी के डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ता है, मेरे ईमेल्स भी पढ़ता है, मेरे चैट्स भी पढ़ता है, एंड मैं क्या सर्च करता हूँ चैट हिस्ट्री भी पढ़ता है। सब फोन के भी, टैब के भी, लैपटॉप के भी। माइंडसेट मैच होता है। तो टेक्निकली धीरे धीरे और मैं अपने एजेंट्स को और अपने मॉडल्स को इम्प्रूव कर रहाँ हूँ, ताकि मैं जो दिमाग में सोच रहा हूँ, मैं 2 वर्ड लिख के ही वो मेरे बिहाफ में सर्च करे, कन्वे करे। टेक्निकली बहुत हद तक मैं अभी बहुत ईजी लेवल पे पहुंच गया। जो काम पहले मैं 4 घंटे में करता था, वो काम मेरा 1 घंटे में हो रहा है। अपनी रिपोर्ट्स लिखनी है, मुझे सिर्फ इनपुट डालना है। रिपोर्ट्स किस फॉर्मेट में जाएगी, क्या क्या नंबर्स हम देखते हैं रिपोर्ट के लिए, P/S रेशियो क्या देखते हैं, रेवेन्यू क्या होना चाहिए क्या देखते हैं, चेन एक्टिविटी क्या देखते हैं, फाउंडर्स बैकग्राउंड, बैकर्स। ऑलरेडी हमने इतना रिफाइन कर दिया कि वो एक प्रॉम्प्ट में 15 मिनट का टाइम लेके सर्च करके वो बना के देता है। क्रेजी। तो एआई से बहुत काम ईजी हो गया है। अब क्या है ना, एआई को हम यूज करते हैं एज अ हेल्प, एज एनालिस्ट। दिमाग खुद का होता है, एक्सपीरियंस खुद का होता है। तो डे टू डे ऑपरेशन यही है कि रिसर्च, मार्केट में क्या चल रहा है, अल्फा, लिक्विड इन्वेस्टमेंट करना है कि वेंचर करना है कि एआई में इन्वेस्टमेंट करना है, एंड देन ऑपरेशनल वर्क, इन्वेस्टमेंट, एसेट मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, एंड देन कोऑर्डिनेशन विद द फाइनेंस टीम एंड द ऑपरेशन टीम की क्या हुआ, डेटा एंड एवरीथिंग, एंड देन इंटरनल मीटिंग्स टू डिस्कस the current status of market, current portfolio values, then profit loss and future outlooks. Awesome.
तो ये डे टू डे है, ये हमारा हो गया सही है। फंड साइड। हम एआई साइड पे भी काम करते हैं। अच्छा। क्या एआई साइड पे काम करते हैं? हमारी जो होल्डिंग कंपनी है फिनिक्स, सो हम्म। फिनिक्स इज द 6th largest बिटकॉइन माइनर इन द वर्ल्ड, ओके। एंड वी कंट्रोल अराउंड 2% ऑफ द बिटकॉइन नेटवर्क हैश रेट। तो अब बिटकॉइन माइनिंग पे मास्टरी है, बट अब हम स्केल करें डेटा सेंटर में, क्योंकि सारा सेटअप टेक एंड ऑपरेशन में ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे आपके चिप्स रन करते, यहाँ पे आपके बिटकॉइन माइनिंग के लिए जीपीयूज रन करते हैं, यहाँ पे आपके चिप्स रन करते हैं, yes. बस और डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो हम अब एक्सटेंशन में डेटा डेटा सेंटर्स पे वाले expand गेम पे कर रहे हो। एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा स्कोप है यार, मतलब हाँ। कौन नहीं कर रहा, अदानी अंबानी से लेकर कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, बट हाँ। दुबई में तो हम ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। हाँ, हमारे वो पास आपका- गवर्नमेंट का और एक्सपीरियंस है आपको experience ऑलरेडी है। इतने बड़े माइनिंग मशीन Correct. चलाने का, तो और बैकिंग है, देन गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है मल्टीपल कंट्रीज में। हमारे ऑपरेशंस यूएई में है, ओमान में है, इथोपिया में है, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अजरबैजान में, साउथ कोरिया में, एंड देन किर्गिस्तान में, ओमान में, और यूएस में भी ऑपरेशंस है। तो ये गेम इट्स लाइक अ क्रीम बिजनेस, क्योंकि आप प्रोड्यूस जिस चीज़ को कर रहे हैं उसको वाइड इंडस्ट्री करे। हम डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेटा सेंटर से हम कंजम्पशन कंप्यूटेशन पावर ही कर रहे हैं। आप एक गूगल सर्च भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से वो कंप्यूट होके आ रहा है। तो उसको पूरी वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री यूज करती है। तो ये हमारा कोर बिजनेस है, एंड फंड लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं टू कंटिन्यू द मार्केट। तो अगर हम फंडामेंटली समझे तो इंडिया में अभी रियलिटी शोज में देखे ना तो शार्क टैंक बहुत ग्रो कर रहा है, हर कोई देख रहा है, इंडिया में स्टार्टअप वर्ल्ड बहुत कर रहा है। तो शार्क टैंक में जो वीसीज होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो ट्रेडिशनल, और हमारे क्रिप्टो के वो जो वीसीज होते हैं, उसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? देखो, शार्क टैंक के बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। शार्क टैंक के यूएस वाले कुछ लोग हमारे साथ कनेक्टेड भी है। तो डिफरेंस क्या होता है कि शार्क टैंक तो एक आपका मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, तो जिसको वाइड वर्ल्ड पब्लिक फॉलो करती है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो होती है इन रियल क्लोज नहीं होती है, बट 20-30% क्लोज होती है। शार्क टैंक को टेक्निकली एयर करने का एक आप बहुत हाई लेवल लॉजिक देखो, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन द एंटायर कंट्री वाया मीडियम, क्योंकि आप उस पर सक्सेस स्टोरीज बताते हो, फाउंडर्स की फेलियर स्टोरीज बताते हो, एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो एक कंट्री वाइज एक मैसेज जाता है। और ये भी पता होता है बहुत सारे लोगों को कि कितना पोटेंशियल है। जब तक ये चीज़ आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप फील नहीं करोगे, यू विल नेवर गेट आइडिया कि कितना बड़ा मार्केट है, क्या है। एक तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अगर आप गवर्नमेंट वाइज देखो तो इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडीज एज कम्पेयर टू, और इंडियन गवर्नमेंट्स के प्लान्स, ग्रोथ प्लान्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, सब्सिडीज, ये सब इजीली कम्युनिकेबल नहीं है लोगों को, एंड वो प्लेटफॉर्म नहीं है। जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं किसी और कंट्रीज में, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, वो बहुत वाइड स्प्रेड पब्लिक को पता होते हैं। इंडिया में पता भी नहीं होते, और पता भी नहीं होने के बाद पता भी होते तो उसको क्लेम करना, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना इज अ बॉटलनेक। और फंडामेंटली जैसे मुझे लगता है अपने में टोकन इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, उसमें इक्विटी होते हैं, तो ऐसे फंडामेंटल क्या डिफरेंस रहता है? फंडामेंटल वाइज तो टेक्निकली डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि आज के ज़माने में टोकन से भी जो लोग होते हैं ना, टोकन वाज क्विक गेम प्ले। आप टोकन में इन्वेस्ट कर रहे, बट प्रोडक्ट बन के नहीं आ रहे। ओके 2, 4, 5 आप गिन के मुझे 10 प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं बता पाओगे जिसके टोकन में वो रेवेन्यू जा रहा है। लोगों ने टोकन को एक गेम प्ले बना दिया, मीम कॉइन, ट्रेड कॉइन बना दिया कि टोकन के नाम पे पैसा रेज करो, रिटेल खरीदेगा और रिटेल पे डंप करो। और बहुत सारे फाउंडर्स ने ये गेम बना दिया, बट ये गेम कितने टाइम चलेगा? आज शेयर्स में क्या होता है कि योर फंडामेंटल प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू आर लिंक्ड विद, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज आर लिंक्ड। टोकन इकोनॉमी जो बोलते हैं, टोकनॉमिक्स, आज के दिन में आप बायबैक कर नहीं रहे हो, टोकन इकोनॉमी नहीं है। जो आपका प्रोटोकॉल हो गया, जो आपका इंफ्रा हो गया, जो आपका कुछ भी डैप हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ऐप लेयर हो गया, वो जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो रेवेन्यू जागा रहा है फाउंडर्स की ट्रेजरी में, प्रोटोकॉल्स में, एम्प्लॉइज की सैलरी में। बट जब तक आपका टोकन जनरेट ही नहीं कर रहा कुछ रेवेन्यू, तो टोकन सस्टेन ही नहीं करेगा। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि टोकन में 99% ऑफ द टोकन्स में इज अ इन्फ्लेटेड
bomb, Okay. and 1% of the token which exists in the market is either widely accepted like Bitcoin with the trust of digital gold, either contributing to the infra and betterment of the technology like Ethereum, Solana, either contributing to banks and international transfers like Ripple, TRX. TRX, why I'm saying, because all the money movement, whether official, whether unofficial, happens on TRX. 18% of the market. BNB contributing to the airdrop of the launch projects on Binance and the ecosystem of Binance Smart Chain. Then Hyperliquid, native token of Hyperliquid DEX, and which generate volume which is par like Nasdaq. EtherFi payment card, real volume, token buybacks, रिवॉर्ड्स। मेजरली अब गिन के 20 से ज़्यादा नहीं, कितना भी सर्च कर लोगे 20 से ज़्यादा टोकन्स आएंगे ही नहीं। और कितने टोकन्स है मार्केट में? 20,000 टोकन्स। तो मेजर डिफरेंस ये है कि 99 टोकन्स आर टाइम टिकिंग बम। इन्फ्लेटेड बम फट ही रहे, डेली फटते कुछ ना कुछ। तो इन्फ्लेटेड बम्स है, एंड बाकी 1% ऑफ द टोकन जो रियल रेवेन्यू रिवॉर्ड कर रहे हैं, एंड बाकी यही डिफरेंस है। ओके, हाइप के लिए इतने पॉजिटिव क्यों हो? मतलब बिटकॉइन के बाद सीधा हाइप पे इतना, ऐसा तो क्या यार पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो, क्योंकि हाइप पे क्या है कि पहला तो उनका जो वॉल्ट है, HLP वॉल्ट, उसने $1 बिलियन के लिक्विडेशन हैंडल की है। बहुत सारे मैनिपुलेशन को हैंडल किया हुआ है, एंड जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं ना, लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो रियल ट्रेड्स है। ट्रेड्स रियल है। जो भी रेवेन्यू हो रहा है, डायरेक्टली रेवेन्यू से टोकन परचेस हो रहा है। आप बाय कर रहे हो, रेवेन्यू जन फीस पे किया ट्रेड लेने पे, वो वॉल्ट आपके बिहाफ पे टोकन बाय कर। तो टेक्निकली यू आर पावरिंग टू अ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। और हाइप ने अभी ये भी लॉन्च किया रिसेंटली, गोल्ड सिल्वर ट्रेड्स, स्टॉक्स के भी पर्प्स लेके आ रहा है। तो हाइप पे इसलिए बुलिश है क्योंकि हम बेसिक इन्वेस्टर वाइज P/S रेशियो देखते हैं। प्राइस P/R बोलो आप, प्राइस बाय रेवेन्यू, ओके, और प्राइस बाय सेल्स, P/S, ठीक है। तो जो भी प्रोटोकॉल का रेवेन्यू है, उसके कितने मल्टीपल पे वैल्यूएशन चल रही है। ओके, अभी मैंने हाइप का चेक किया थोड़े दिन पहले, जब हमने हाइप खरीदा था, हमने अभी थोड़े दिन पहले रिसेंट जो हमने खरीदा, वो खरीदा था $21 के आसपास में। 21 पे, वेरी एग्जैक्ट 21 पे खरीदा था। तो उस टाइम पे वो P/S रेशियो ड्रॉप होके 6 पे आ गया था। अच्छा, तो यार ये तो इजी बाय है। आज के दिन में एप्पल या गूगल या अमेजोन पे भी कर रहे थे आप P/S रेशियो, प्राइस जिसके प्रॉफिट्स होते हैं ना, वहाँ पे आप टेक्निकली चेक करते हो PE रेशियो, प्राइस बाय अर्निंग। जनरली टेक वर्ल्ड में क्या होता है, आप P/S देखते हो, P/R देखते हो। तो मेजर टेक कंपनीज की रेशियोज 20-30x पे चलती। हाइप लो था एंड जनरेटिंग था, एंड फ्यूचर न्यूज़ भी आ रही थी कि दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज एंड TradFi इक्विटीज। तो इजी बाय था, एंड वो ग्रोथ हो रहा है। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर हम एलोकेशन कम करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। ये सिंपल, बहुत ट्रेडिशनल इक्विटी गेम है। इथेरियम पे आप देख लो, कम है, बट इथेरियम चेन वाइड स्प्रेड है। कोई तो इसमें हम P/S फुल मेजर नहीं कर सकते। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे? हाइप की ओपनली अवेलेबल है? हाँ, ओपनली अवेलेबल है। यू कैन सी कितना वॉल्यूम बन रहा है। ओके, तो जितना वॉल्यूम बन रहा है उसका एक पार्ट रेवेन्यू है, उसका एक पार्ट से वो टोकन बायबैक करते हैं। ऑटोमेटिकली कोडेड है कॉन्ट्रैक्ट में, हर मिनट हर सेकंड वॉल्ट आपका हाइप टोकन बाय कर रहा है। ओके, एंड जब बाय करते हैं फिर वो पर्टिकुलरली टाइम पीरियड पे वो बर्न करते हैं। तो उसमें नेचुरल बाइंग पावर है रेवेन्यू का। और सिस्टम ड्रिवन ही है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है भी, पर नहीं भी, बट काइंड ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन है चीज़। तो जैसे अपन हाइप की बात कर रहे हैं, तो हाइप का सबसे बड़ा थ्रेट अगर हम देखें तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे है। और अभी बाइनांस और CZ पे बहुत नेगेटिव नैरेटिव चल रहा है। वो 10th अगस्त की इवेंट ले लो या रिसेंट ले लो, तो आपको क्या लगता है, सही में बाइनांस विंटरम्यूट इसके पीछे थे 10th अक्टूबर के पीछे, की क्या पर्सपेक्टिव है आपका? 10-10 इवेंट बहुत अलग तरीके से हुआ। क्यों हुआ? अभी मैं रिसेंटली इथिना के फाउंडर से बात कर रहा था। इथिना हमारी पोर्टफोलियो कंपनी है। ओके, ठीक है। इथिना के फाउंडर से बात कर रहा था, मैंने पूछा कि हुआ क्या था एक्चुअल में, एंड व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव। तो इथिना को लेके मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, नहीं किया गया, फिर बग था।
तो अभी तक तो जितना मुझे दिखा, लोगों से बात करके समझ में आया, फाउंडर्स लेवल पे लोगों से जो जो इन्वॉल्व थे या जिनका भी नाम आ रहा है, यही था कि वो ओरेकल की प्राइसिंग पे कुछ इनको टेक्निकल अपग्रेड करने थे ओके एंड समवन आइडेंटिफाइड. कौन Oh. आइडेंटिफाइड था दैट आई डोंट नो. मे ओके बी विंटरम्यूट हो, मे बी कोई और बड़ा प्लेयर हो. एंड दे डम्प. एंड वो टाइमिंग ऐसी थी कि दे डम्प्ड ऑन द एक्सचेंज एट द सेम टाइम. उस दिन शायद चाइना का भी टैरिफ आया था. हाँ मतलब ट्रम्प ने तभी अनाउंस किया था हाँ, उसका फायदा. तो बहुत सारी चीजें प्लान्ड होती है, बहुत सारी चीजें साइक्लिकल इफेक्ट पे जाती है. क्यों जाती है, एक एग्जांपल देता हूँ. अभी परसों जो बिटकॉइन 72 या 76 से $60 पे, $60,000 पे आया, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लाइक IBIT में सेलिंग आई थी. सेलिंग आई थी तो क्या हुआ कि कोई हेज फंड अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहा था बिकॉज ऑफ Okay. एंड कैरी ट्रेड. अच्छा तो आप जब मार्केट सेल करते हो ओवर द पीरियड, एक बड़ी वॉल्यूम पे सेल करते हो, तो आप प्राइजेस को लोअर पुश करते हो. जब लोअर पुश करते हो तो बहुत सारे लेवरेज लॉन्ग होते हैं, तो वो लिक्विडेट होने स्टार्ट होते हैं. और बहुत सारे, जब बहुत वोलेटाइल वे में जब लेवरेज लॉन्ग लिक्विडेट होते हैं ना, तो वो और ज़्यादा प्राइस को पुश करते हैं. तो एक साइक्लिकल इफेक्ट क्रिएट होता है. जब वन साइड वॉल्यूम हैवी होता है, बाय साइड से ज़्यादा सेल साइड हैवी होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 6 आवर्स, फॉर 12 आवर्स, तो वो साइक्लिकल इफेक्ट क्रिएट करता है. तो उससे Okay. प्राइस और लोअर पुश होता है. तो आप कमिंग बैक टू 10-10 पे भी आ जाओ, तो ये मार्केट सेल हुआ, 2-4 लिक्विडेशन हुए, बहुत सारे लेवरेज लॉन्ग को उन्होंने और पुश किया. और उसी टाइम पे ट्रम्प वाली न्यूज़ आई, चाइना पे टैरिफ वाली. टैरिफ वाली या तो वो प्लान्ड भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है. नो वन नोस और नो वन विल एवर गेट टू नो, बिकॉज बहुत मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो सकते हैं ये सारी चीज़ें. बट इवेंट सही सारे थे कि मार्केट सेल हुआ एक स्टेबल कॉइन, देन लेवरेज लॉन्ग ट्रिगर्ड हुए. जब ट्रिगर्ड हुए तो साइक्लिकल इफेक्ट क्रिएट हुआ एंड वो चाइना वाली न्यूज़, तो उस चीज़ को प्राइस और पुश कर गया. बहुत सी चीजें एक साथ इन्वॉल्व हुई. सो आप क्लियरली बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है कि बाइनेंस ही इन्वॉल्व था, पर बहुत से फैक्टर्स वर्क कर गए उसमें. करेक्ट. अगर हम एज अ VC माइंडसेट देखें और एक रिटेलर जो सुन रहे हैं, तो एक रिटेलर किसी भी टोकन या क्रिप्टो कंपनी में मतलब एज अ टोकन इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा क्या देखना चाहिए वो जो रिटेल मिस करता है और VC देखता है? VC क्या, हम देखो फाउंडर्स के साथ डायरेक्ट बात करते हैं. और जब आप इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हो ना, जब आप सारे लोगों को जानते हो और जब लोग आपको जानते हैं, तो रियलिटी क्या है वो बहुत इजी होती है पता ना. फाउंडर्स के बैकग्राउंड, फाउंडर्स का पास्ट, प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री पे है, क्योंकि आज के दिन में अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको कोई सपोर्ट कर रहा होता है. कौन सपोर्ट कर रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो ये सब चीज़ हम बहुत फास्ट कैच करते हैं. ओके आप फास्ट कैच करते हैं तो फिर डिसाइड होता है कि कितने कन्विक्शन है, कितना कन्विक्शन है हमारे में और कितना बाकी लोग में कन्विक्शन है. उस अकॉर्डिंग हम पैसे डालते हैं. एग्जाम्पल ले लो सोलाना का. जब हमने सोलाना को मैं इन्वेस्ट किया तो वो क्लियर दिख रहा था वो इथेरियम को कम्पीट करेगा. ओके और फास्टर है. अच्छा ठीक है, इथेरियम था, इथेरियम के भी बहुत सारे L2s थे. तो L2 वाला गेम टेक्निकली फास्टर मूव नहीं कर रहा था, बट एक डिफरेंट चेन, डिफरेंट लैंग्वेज पे एक चेन वाला गेम फास्टर मूव कर रहा था. तो हमने बैठ लिया. और उस टाइम मल्टीपल चेन्स नहीं थी कम्पीट करने के लिए. एवलांच थी, बट एवलांच वो कल्ट वाइब नहीं आ रहा था, क्योंकि ये ना ट्रेंडी इंडस्ट्री है. आप जब तक वो जेंजी कल्ट, सोलाना मार्केटिंग तो किस लेवल का है, तो वो कल्ट वाइब लेके नहीं आओ तो फिर वो गेम नहीं होता है. तो मतलब वाइब समझना और एक डिफरेंशिएटर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जो आप लोग ये सब चीज 25 तक था. अब इंडस्ट्री पे लगता है इस साल से फुल चेंज हो चुकी है. तो अब फुल फंडामेंटल, अच्छा फुल प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट मार्केट में होना चाहिए, नहीं तो लॉन्च के क्लोज होना चाहिए. क्योंकि इंडस्ट्री में इतने अप्स एंड डाउन्स हुए ना, तो उसने क्या हुआ ना, इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स ने अर्ली स्टेज फाउंडर्स के लिए एक ब्लॉकर क्रिएट कर दिया है. पहले अर्ली स्टेज फाउंडर्स को बहुत इजी तरीके से फंड मिलता था टू ट्राई एंड टेस्ट. अब वो खत्म हो चुका है. अब है कि अगर यू आर बिल्डिंग समथिंग, यू बिल्ड विद योर ओन रिसोर्सेज, फिर आप मार्केटिंग करके एटलीस्ट 10 से 20 हजार यूजर लेके आओ. उसके बाद फिर चीजें ऑटोमेटिकली पिकअप होने लग जाएंगी. चाहे वो रिटेल
रिटेल के साथ आप ICO कर लो, लॉन्च पैड पे चले जाओ, TVL रेज कर लो, कुछ भी कर लो, एंड देन कम टू अ VC और देन take liquidity help from a liquid fund and then launch and then you do your OTC और token trade और एक token economics set कर लो जिससे ये lifetime and perpetual game बना रहा है। तो बहुत डायनेमिक्स चेंज हो चुके बहुत ज्यादा। तो जैसे आपकी पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे आपने ईथरफाई बोला, सुई से बहुत सारे, तो कोई एक ऐसी डील है जो मिस हो गई और आपको लगा यार, जिसको ना बोल दिया और फिर बड़ा बन गया और लगा यार इसको नहीं छोड़ना था? जो मिस हो यार, सोचने दो अभी तो, मतलब इन शॉर्ट नहीं है ऐसा कोई मन में कि जिससे मतलब अफसोस रहा हो? नहीं, अब तो रिग्रेट नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या प्रोटोकॉल से बहुत अच्छे पैसे gain भी बना किए। लिए। हाँ, तो वो रिग्रेट तो नहीं है, बट मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ है जिससे ऐसा कोई रिग्रेशन तो दिमाग में नहीं आ रहा है बस मेरे। तो नहीं होगा, हाँ। वरना वो तो खटकता रहता है दिमाग हाँ। में। तो अभी जैसे क्रिप्टो है ना, बहुत हाईली नैरेटिव्स पे बिल्ड होता है, मतलब टेक्निकली मैं आपको बता, हम क्रिप्टो ही नहीं करते, हम AI में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने Okay. OpenAI में भी किया, जिसको हम ChatGPT बोलते हैं। अच्छा, रिसेंटली हम एंथ्रोपिक, क्लॉड, जो आप सब हाँ, यूज कर रहे अभी हैं, सब- क्लॉड पे भी हमारी बात चल रही है, बट क्लॉड लास्ट 2-3 महीने में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो बहुत ज्यादा, मतलब तो वो बहुत ह्यूमंस ज्यादा को evaluation हायर पे चल करने रहे हैं, वाला। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वेदर वी शुड डू एट दिस पॉइंट और वेदर वी शुड वेट। ओके। तो ये भी चल रहा है, तो क्योंकि डेटा सेंटर के गेम पे हमने बताया। हाँ हाँ, और ऐसा मिस के तो अभी भी मेरे दिमाग में कुछ आई नहीं है कि हमने ऐसा कि क्या मिस किया जिससे अफसोस मैं, हो हाँ, गया अफसोस जिससे। हो रहा है। हाँ, अभी तक तो ऐसा मुझे तो दिमाग जैसे आपका इन्वेस्टमेंट एआई में भी है, हम्म, तो सीजी ने अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोला था कि एआई की करेंसी क्रिप्टो ही होगी। तो आप वो स्टेटमेंट्स पे बिलीव करते हो कि अल्टीमेटली एआई और क्रिप्टो पैरेलल चलेगा और नहीं, डिफरेंट मर्ज तो देखो, इवेंचुअली मर्ज तो होंगे, ओके बट नॉट 100%। ओके AI क्रिप्टो को यूज करेगा, क्रिप्टो AI को यूज करेगा। ओके आप कैसे यूज कर सकता है? क्रिप्टो आप डेटा पे प्राइवेसी लगा सकते हो। क्रिप्टो इज अ डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज डेटाबेस। AI आपके क्रिप्टो के ट्रांजेक्शंस को यूज कर सकते के एजेंटिक इकोनॉमी बना सकता है, डिसेंट्रलाइज वे में एक्सप्लोर कर सकता है। देन स्टोरेज बताया मैंने आपको। देन फाइनेंशियल वे में आप कैसे वॉल्ट बना रहे हो, उस पर AI एजेंट लगा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो। क्योंकि जब आप एक करेंसी को कॉन्ट्रैक्ट बना के AI एजेंट के साथ लिंक कर रहे हो, तो वो फिजिकल बैंक अकाउंट नहीं हो सकता है, वो समथिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो AI एंड क्रिप्टो विल वर्क टुगेदर, बट फॉर फ्यू इंस्टेंसेस और फ्यू सेगमेंट्स। और आगे चल के इंडस्ट्री जैसे ग्रो करेगी तो और हमें और भी चीज़ें पता चलेगी, क्या वो स्पेस रिलेटेड चीज़ों में यूज़ हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, चाहे वो किसी और इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। बट हाँ, कोइंसाइड एंड चलेंगे साथ में पैरेलल। कोई भी प्रोजेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट रेस करने आता है आपके पास, तो ऐसे कौन से 3 रेड फ्लैग है जो आप देखते हो कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में, एआई या क्रिप्टो वाले में? यार, रेड फ्लैग ग्रीडी। ओके। आज के दिन में जितना अभी तक तो नहीं, लास्ट ईयर तक तो पैसा कमाना टेक्निकली बहुत इजी लग रहा था क्रिप्टो में, तो लोग और भी ग्रीडी हो रहे थे। हाँ, तो वो ग्रीड अगर आपको दिख रहा है ना, तो फिर आप यू शुड बी कॉशियस कि क्या चल रहा है मार्केट में। ओके। ग्रीड नहीं होना चाहिए। देन फास्ट ग्रोथ, एक पोटेंशियल दिखना चाहिए कि आपका जो स्ट्रैटेजी है आप कैसे बना रहे हो। आज के दिन पहले क्या होता था कि बहुत सारे यूजर्स आते थे फेक नंबर्स, फेक वॉल्यूम लेके, और बहुत इजीली दिख रहा है वो कि कितना इन्फ्लेटेड क्या हुआ है। ग्रीड, और आप मटेरियल फैक्ट को हटा रहे हो, ठीक है। एंड तीसरा चीज क्या होता है कि लास्ट ईयर बहुत सारे हमने ऑब्जर्व किया, और लास्ट ईयर मतलब लास्ट 2-3 साल में ऑब्जर्व किए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक फर्म से कमिटमेंट लेके उसकी कमिटमेंट को यूज करके दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे पे जाके तीसरे को जा रहे हैं। अच्छा। तो प्ले डाउन कर रहे हैं एक दूसरे को। एंड लास्ट में बहुत, जब क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कनेक्टेड, सुपर कनेक्टेड है, तो पता चल जाता है। तो आप किसी प्लेयर को के साथ क्रॉस वे गेम नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। ओके, मतलब वो अपन कोई कार लेने से पहले अलग अलग शोरूम में दिखाते कि भाई मुझे इसने ये प्राइस बोली, इसने ये, तो ऐसे अलग अलग वीसी को कि मेरे पास टर्म शीट कमिटमेंट आ गया है, तो हाँ, आप कितने में दोगे, वैसे खेलने वाला। ओके। तो अपन नैरेटिव्स पे बात कर रहे थे, तो क्रिप्टो में या वेब3 में नैरेटिव्स पे बहुत डिपेंड होता है। तो आपको लगता है ऐसा कोई नैरेटिव अभी जो आपको पता है जो फटा नहीं है पर आने वाले टाइम में फटेगा?
यार अभी तो मेरे को लग रहा है कि फंडामेंटली मैं बात करूँ तो न्यू बैंकिंग नैरेटिव अभी और आएगा। ओके। जैसे रीडॉट पे आया, हाँ। इथरफाई आया, इथीना भी इस चीज़ पे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, देन पॉलीगॉन भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, वॉलेट्स एंड कार्ड्स, देन बाकी चेंज भी कर रही है। तो न्यू बैंकिंग का रेवल्यूट भी आप मिडल ईस्ट कवर करना स्टार्ट कर चुका है, तो न्यू बैंकिंग नैरेटिव्स में फटेंगी चीज़ें और ऑन चेन इकोनॉमी और इम्प्रूव होगी। जैसे मॉर्फो लास्ट क्वार्टर तक मॉर्फो, मिडास और बहुत सारे प्रोटोकॉल बहुत अच्छा कर रहे थे, ऑन चेन मनी मैनेजमेंट, फंडिंग रेट आर्बिट्राज, लेंडिंग, बोरोइंग, बट एक दो इंसिडेंट हुए लाइक स्ट्रीम फाइनेंस, तो उसने उस इंडस्ट्री को बैक कर लिया। क्रिप्टो ग्रो करता है बट ऐसे 2-3 एक्टर्स आते हैं ना, फिर उस चीज को पॉज ग्रोथ थोड़े साल पीछे ले जाते हैं, तो वो हो गया। बट ये होगा आगे वापस, ये कंटिन्यू करेगा। तो ऑन चेन एसेट मैनेजमेंट बहुत आगे जाएगा। क्यों जाएगा? कि लोगों के पास पैसा है। आज के दिन में क्रिप्टो वापस आ गया 2.1 ट्रिलियन मार्केट पे। लास्ट लो था मार्केट का 2.1 ट्रिलियन, जो कि कल था। बट स्टेबल कॉइन मार्केट कैप इज 300 बिलियन, 320 बिलियन, वेरी स्पेसिफिक। 2021 में जब मार्केट पे 2.1 ट्रिलियन का मार्केट कैप था, उस टाइम में स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप थी 100 बिलियन। अभी 320 बिलियन है, मतलब 3.2x ग्रो चुका। मतलब ऑन चेन पैसा आ चुका है। जब ऑन चेन पैसा है तो मैनेज भी होगा ऑन चेन। यस, ठीक है। और सुनो, वॉर अभी 4-5 बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में है, और भी हो सकता है 2-3 कंट्री और इन्वॉल्व जाए। जब वॉर होता है ना तो होम करेंसी डिप्रिशिएट होती है। अभी तो चलो यूएस डॉलर बढ़ रहा है, कल के दिन कोई और करेंसी बढ़े, रशियन बढ़े, चाइनीज बढ़े, इंडियन बढ़े, आई डोंट नो। तो मनी मूवमेंट फास्ट, मनी मूवमेंट किस करेंसी मैनेज करना, आज के दिन में अगर आप मल्टीपल जगह करो तो जैसे फॉर एग्जांपल जो भी सैंक्शन कंट्रीज है उनको यूएस डॉलर पे पैसा रखना है, बट यूएस डॉलर बैंक अकाउंट नहीं है, कैश कितना रखोगे आप? तो दे आर शिफ्टिंग, रशियंस वर शिफ्टिंग टू यूएसडीटी, यूक्रेनियंस, देन ईरान, देन इजराइल, सो मेनी पीपल आर शिफ्टिंग। तो ऑन चेन पैसा आने का मल्टीपल सोर्सेज, तो मैनेज भी ऑन चेन होगा 100%। तो ये फटता है चीज़ें, नई नई और क्या नए नए गेम्स आएंगे, नए नए सेगमेंट्स खुलेगी जो अभी भी नहीं पता। ऑप्शन बेस्ड चीज़ें खुल जाएंगी, मनी मैनेजमेंट में और भी लेंडिंग बोरोइंग खुल जाएंगे, और भी चीज़ें आएगी। तो बेसिकली क्रक्स है कि ऑन चेन एसेट मैनेजमेंट वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। और यार नियो बैंकिंग और ऑन चेन एसेट ये प्रॉब्लम बहुत बड़े सॉल्व करता है ना। नियो बैंकिंग क्रॉस बॉर्डर जो सबसे बड़ा हेडेक है वो सॉल्व करता है। अभी मैं एक फाउंडर के साथ बैठा था, नियो बैंकिंग पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि EI के जैसे आपके सब्सक्रिप्शन आपने बोला $1000 है, तो जो बड़ी एजेंसीज होती है सारे पेमेंट्स डॉलर में जाते हैं। अब बोले नाइजीरिया से कोई डॉलर में पे कर रहा है ना, तो फॉरेक्स में ही 10% जा रहा है उनका। तो नियो बैंक में अगर वो USDT में होल्ड करेगा, मैं डायरेक्टली पे करवा दूंगा, तो सीधा 10% बेनिफिट। 100%। ये तो बात सही है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ही बताता हूँ। हम एक पूल मैनेज कर रहे थे, कोलंबियन पेसो एंड मैक्सिकन पेसो। ओके। इथेरियम की L2 है, 2-3 L2 पे मैनेज कर रहे थे। जब हम मैनेज कर रहे थे तो जब भी हम उस पूल में पैसा सीड करते थे तो हमने वो ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि हमें सीड करना होता था 90-10, मीन्स 90% यूएस डॉलर एंड 10% लोकल करेंसी। अच्छा। ऐसे जनरली आप पूल सीड करते हो तो आप 50-50 या 60-40 करते हो, बट हमको वो सीड करना होता था 90-10। क्यों? क्योंकि वहाँ वन साइड डिमांड होती थी, पीपल वर स्वैपिंग देयर होम करेंसी फॉर यूएस डॉलर्स, वही लिए जा रहे थे। करेक्ट। डिमांड आज अफ्रीका में जितना बैंकिंग बूम है, जितना कंजम्पशन है, क्यों है? क्योंकि उनको पता होम करेंसी से नहीं हो रहा है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स। तो USDT भी जा रहा है, उसको यूज करने के लिए नियो बैंकिंग भी जा रहा है, एंड ऑन चेन एसेट मैनेजमेंट भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड। यस, परफेक्ट। तो अभी जो हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि भाई ये बार की बुल रैली आ गई, खत्म हो गई, अब आने वाली है, क्या है आपका? यार हम तो बेयर मार्केट में, अब तो बेयर मार्केट में। अच्छा, ऑफिशियली भाई ये तो बेयर मार्केट 10-10 के बाद से ही बेयर मार्केट हो गया था। बुल मार्केट का टॉप था 610। ओके। 6 अक्टूबर जब बिटकॉइन 125 था, 10-10 से स्टार्ट हुआ। और बुल मार्केट जब बेयर मार्केट था ना तो 3-4 बड़े बड़े क्रैश आते हैं। तो आई थिंक 3 क्रैश तो हो चुका है। हाँ, ठीक है। और हम प्रिपेयर्ड है 40K के लिए पर्सनली, हम फंड वाइज भी और पर्सनली भी। मैं बिटकॉइन मैंने ऑलमोस्ट 40% एंट्री ले चुका है। ओके। 60K पे मेरी 2 एंट्री और बाकी है, 50 के आसपास एंड 40 के आसपास।
अच्छा, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए, बट नीचे उसके बाद भी गया तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ये तो बियर है, बट आज के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर और चीज़ें खराब होंगी तो वो बॉटम मुझे लगता है 47 to 52 के बीच में होना चाहिए, और थोड़ी सी और खराब हुई तो 42 to 47। ओके, मैं आज के लिए 42 तक के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, ओके, बट और चीज़ अगर खराब हुई, मार्केट साइडवेज बहुत टाइम तक गया और बड़ी बड़ी न्यूज़ आए, तो मे बी एक बार नीचे जाए, बट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, बट एज ऑफ टुडे आई एम प्रिपेयर्ड फॉर 47 bear to market. 52। Okay. बेयर मार्केट है ये। अच्छा, आज ये प्राइस 67 68 चल रहा है अभी, हाँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको 47 to 42 मींस 20 to 30% डाउन, 30 to 35% डाउन फ्रॉम हियर। तो ये मेरे लिए अभी के हिसाब से बॉटम है। ओके, मैं लूंगा 50 पे और 40 पे, सही है। फिर आई लीव, मतलब लीव एज इन कि विल क्या असेस देखेंगे अब, बाद में देखेंगे। तो मेरा एवरेज आ जाएगा 50 to 55 का, दैट इज ओके। क्योंकि क्यों, इसके पीछे एक और एनालॉजी क्या है, यहाँ माइनर है। हाँ, हमें पता है माइनिंग कॉस्ट जब अगर सिग्निफिकेंटली लो टाइम तक नीचे नहीं जा सकती है। अभी एवरेज जितने भी वर्ल्ड में मशीन चल रही है फ्रॉम S17 to S23, अभी एवरेज माइनिंग कॉस्ट आ रहा है आपका 66 to 72। माइनस 2-3 महीने तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, लॉस ले सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम तक लेंगे तो दे विल स्टॉप देयर मशीन्स, और मशीन्स जब स्टॉप होगी तो नेटवर्क इफेक्ट होगा। वो आई डोंट थिंक सेंट्रल बैंक भी होने देगी ना, तो बिटकॉइन जिस कंट्री में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ एसेट्स है वो भी होगा। वो एक नेचुरल डिमांड आएगी, वो होता है ना कॉस्ट एंड डिमांड। आज गोल्ड में भी ये हो सकता है, गोल्ड का प्राइस अगर माइनिंग कॉस्ट गोल्ड का कम हो जाए तो गोल्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल, तो मे बी प्राइस और ऊपर बढ़ जाएगा, मे बी नेटवर्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो वो भी एक फैक्टर है, मेजर फैक्टर है कि आपको एक आइडिया लग जाता है जब माइनिंग फैक्टर से माइनिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज मशीन्स -30%, तो दैट विल ऑलवेज यू कैन कीप एज अ बॉटम। ओके, प्राइस आएगा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, देन इट विल मूव अराउंड हियर एंड देयर फॉर द माइनिंग कॉस्ट। ओके, तो और आप फिर ऐसे तब भी इसको लोग एसेस कर सकते हो, निकल जाएंगे, तो इसलिए आपको इससे भी अच्छा प्रिडिक्शन आ रहा होगा। तो ये बेयर मार्केट अब सीधा नेक्स्ट हाल्विंग तक रहेगा कि नहीं? आई डोंट थिंक ऐसा रहेगा। एक बार मेरे हिसाब से यूएस ईरान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एंड देन अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इकोनॉमी 2-3 महीने के लिए डिफ्लेशन होगी। ओके, देन 2-3 महीने का रिसेशन रहेगा, डिफ्लेशन एंड रिसेशन पीरियड, एंड देन जब इंटरेस्ट रेट कट होगा ना, तो देन वी विल सी न्यू मूव इन द इकोनॉमी। और मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट सबसे पहले इस चीज को अडॉप्ट करेगा, एंड प्राइजेस सबसे पहले भागेगी। जितनी स्पीड प्राइजेस गिरती है, देन प्राइजेस उतनी स्पीड जाती भी ऊपर है। ओके, तो ये चीज़ है। और क्यों मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा अभी फेटेक फिलिप ने यूएस में अपने प्राइजेस डाउन किए। रियल एस्टेट के प्राइजेस ग्लोबली डिस्काउंट पे जा रहे हैं। दुबई मार्केट डिफरेंट है, दुबई पे आप इस पे कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब क्या होता है ना, जब एक एसेट क्लास या फिर मल्टीपल एसेट क्लास हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, एंड जब डिमांड वीकर हो जाती है ना, जब डिमांड वीक हो जाती है तो आपको प्राइस कट करने होते हैं। तो पहले वो लग्जरी एसेट क्लास रियल एस्टेट पे प्राइस कट होता है, ओके, एंड देन इसको बोलते डिफ्लेशन, देन ग्रोथ स्लो होती है इंडिकेशन के बाद, एंड वो रिसेशन जाता है, ओके, एंड देन सेंट्रल बैंक हैज टू स्टेप इन, वो इंटरेस्ट रेट कट करता है। और अभी सेंट्रल बैंक फास्टर इंटरेस्ट रेट इसलिए नहीं कट कर रहा है क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम्स इतना नोट प्रिंट किया, वो अभी भी उस चीज को शॉक अब्सॉर्ब नहीं कर पाए, हेल्थ प्रॉपर नहीं है, यूएस जीडीपी एंड डेट बहुत है, तो ये थोड़ा स्ट्रेची हो, इसलिए लोग बोले कि यूएस क्रैश करेगा, ये करेगा, पता नहीं, बट ये सिचुएशन है, डिफ्लेशन, रिसेशन, देन इंटरेस्ट रेट कट होगा तो मार्केट पंप होगी। और यूएस क्रैश हुआ तो यार ग्लोबली तो फिर बहुत ही अलग आप लेवल प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, आप कुछ एसेट्स मेटल पे रखो जैसा होगा। हाँ, मैंने भी रिसेंटली अपने एसेट्स को मैं गोल्ड पे मूव करना चालू कर दिया है, ओके, एंड आई ऑलवेज प्रेफर, अब पहले तो उतना नहीं था, बट आई ऑलवेज प्रेफर यू शुड ऑलवेज कीप 10 to 15% ऑन योर एसेट्स नेट वर्थ इन योर गोल्ड, ओके, देन 2-3 कंट्री में रियल एस्टेट, ओके, एंड देन कुछ कंट्रीज के करेंसीज में पैसे रखने चाहिए जहाँ की करेंसीज उनकी इकोनॉमी से बैक्ड हो। अच्छा, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ इस पे, मैंने सुना है कि पीपल एंड सम हेज फंड्स हैव स्टार्टेड कीपिंग देयर करेंसी इन न्यूजीलैंड, अच्छा, कंट्री करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो आई एम रिसर्चिंग ऑन दैट पार्ट। बट अब ऑन चेन मनी मूवमेंट होगा तो यू कैन डाइवर्सिफाई योर एसेट्स, यूरो, यूएसडीटी, चाइनीज स्टेबल कॉइन, यूएस स्टेबल कॉइन, तो
इट्स ईजी है, और ऐसे ट्रेडिशनल वे में जाओ तो मे बी इट विल टेक यू वीक्स, बट ऑन चेन मनी मूवमेंट से आप बहुत स्पीड कन्वर्ट कर सकते हो, एक एक मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई भी करेंसी ग्रो कर रही, कन्वर्ट करो, सिंगापुर डॉलर में डाल चले जाओ थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए इधर आ जाओ, या बैलेंस करते रहो। इवन अभी रिसेंटली शायद ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर के सामने 8-10% ग्रो हो गया। यार हो रहा है, तो बहुत सारी हाँ, चीज़ें हो रही है, इसलिए आई एम रिसर्चिंग, और जिस जिसका ऑन चेन वेरिएंट इजी रहेगा लेना, then I will start keeping my money there, and in 1 to 2 year you will see most of the top 10 global currencies stable coin will be having a liquid pairs in the Okay. on chain world. ओके, ऑसम। तो आने वाले 5 साल में ओवरऑल हर्ष अग्रवाल का क्या टारगेट है? लाइफ कैसे देख रहे हो? किस साइड डायरेक्शन में देख रहे हो? या जो मैं कर रहा हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट्स, मनी मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, सो आई एम सेटिस्फाइड। तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू टू ग्रो, एंड अब क्या है कि आई एम लुकिंग मोर टुवर्ड्स सोशल कैपिटल। ओके। I want to give job to many people and to create social welfare and capit. तो अब आई एम नॉट रनिंग फॉर मनी, पैसे के लिए नहीं भाग रहा हूँ, आई एम जस्ट डायरेक्टिंग माई टाइम एंड द वर्क दैट आई एम डूइंग करेंटली। जो काम कर रहा हूँ उसको हर टाइम और बेहतर करता हूँ, एंड सोशल कैपिटल बिल्ड करना। अगर मेरी वजह से अगर 10 लोगों का घर चल रहा है तो आई विल ट्राई टू मेक इट टू 100। फिर उसको वो मल्टीप्लाई करते रहे। गॉड पे, मतलब आई एम ए बिग बिलीवर ऑफ गॉड। तो बस भगवान को ये बोलता हूँ कि ऑलवेज मेरे को एक जरिया बनाओ कि और चीज़ें और अच्छे से कंट्रीब्यूट हो कर पाए। पाऊँ, हाँ। चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो बस यही चीज़ है कि जो कर रहा हूँ उसको और अच्छे से करूँ, और मैं वजह बनूँ अच्छी चीज़ों के लिए। तो बस यही है। बढ़िया है हर्ष भाई, आपसे बात करके बहुत मजा आया यार। आपकी जर्नी Yeah. बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब हमें बहुत सी चीजें सीखने मिली। हाउ यू थिंक, हाउ वी सी थिंग्स, आपका जो एसेट डाइवर्सिफिकेशन है और सारी चीजें हैं। तो करो आप लोगों की हेल्प, और बाकी हमें ऐसे गाइड करते रहो। डन है भाई, कभी भी, फॉर श्योर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।